Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is प्रवीण गुप्ता। आज हम स्थिर वैद्युतिकी में अध्याय फर्स्ट का थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं और इस थर्ड लेक्चर का नाम है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में हम कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन से आर्टिकल? सबसे पहले जानेंगे कूलाम का नियम होता क्या है, उसके बाद में कूलाम के नियम का सदिश रूप, और फिर बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल का मतलब एक से ज़्यादा आवेश हों तो उनके कारण किसी टेस्ट आवेश, परीक्षण आवेश पर कितना बल लगता है वो चेक करेंगे। और फिर इसी में हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे आवेशों के संतुलन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। आपके पास दो बिंदु स्थिर अवस्था में आवेश होने चाहिए। मान लीजिए Q1 Q2, उनके मध्य की दूरी है स्मॉल r। तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी कौन सी है? r, इसके वर्ग के होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो हम इस बात को ऐसा लिख सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती क्या है? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के। एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको क्या बोलते हैं? K, स्थिर वैद्युत नियतांक बोल देंगे इसे। तो चलिए और जानते हैं इसके बारे में। K को कहते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। स्थिर वैद्युत बल नियतांक का मान दो आवेश जो Q1 Q2 थे उनके बीच में जो मीडियम होता है, माध्यम होता है, उस पर निर्भर करता है। यदि हवा या निर्वात है तो CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है। इकाई होती है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलम स्क्वायर। SI सिस्टम में बात करें तो ज़्यादातर हमारे न्यूमेरिकल में काम में आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आप याद ही रखिएगा, SI वाला जनरली हमारे काम में आता है फिजिक्स में। हवा या निर्वात के लिए K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं मुक्त अंतरिक्ष या आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई के। से चेक करो और K की वैल्यू ऐसा सिस्टम में रख दो। सॉल्व करके देखो, पॉज करके वीडियो को, कॉन्फिडेंस आएगा। क्या लगभग इतना आ रहा है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि हम मीडियम की बात करें कि जिसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहा था, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखते हैं। ये एप्सिलॉन है, ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहलाता है। सापेक्ष विद्युतशीलता रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जिससे निरूपित करते हैं एप्सिलॉन आर से या के, कप्पा ये वर्ड। वैसे तो कप्पा कहते हैं लेकिन अपन के कह देते हैं इसको, राइट। एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट का अनुपात, तभी इसको सापेक्ष कह रहे हैं। एप्सिलॉन आर या कप्पा जो है इसको हिंदी में कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, अंग्रेजी में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम भी है माध्यम की विशिष्ट प्रेरकीय धारिता। दूसरा नाम क्या है इसका? माध्यम की विशिष्ट प्रेरकीय धारिता। अंग्रेजी में एक बड़ा नाम है इसका स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम। शॉर्ट में फर्स्ट लेटर ले लेते हैं SI और C, SIC भी बोलते हैं किसको? परावैद्युतांक को। फाइन। माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य से क्या तात्पर्य होता है? कोई भी मीडियम कितना अधिकतम विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, उसके बाद उस मीडियम में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाएगा। उसमें कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक आ जाए तो अधिकतम मान जो होता है विद्युत क्षेत्र का, कोई मीडियम कितना विद्युत क्षेत्र अधिकतम सहन कर सकता है, वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक बात है। माध्यम में स्थिर वैद्युत बल हवा की तुलना में कितना लगता है, दोनों कंपेयर करें हम। हवा में माध्यम, हवा में लिखे हैं तो K की जगह लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो देखो भाई Q1 Q2 4 पाई आर स्क्वायर, तो कट जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन भाई ये तो एप्सिलॉन आर हो गया, यानी कब आ गया।
तो मीडियम में बात करेंगे तो ये एफ एयर बाई के, और के की वैल्यू पर जरा नजर डालो, ये टेबल हमने एनसीईआरटी से ली है। हवा के अलावा वैक्यूम के लिए बेसिकली 1 होता है, हवा के लिए लगभग 1 होता है, 1.0006, ठीक है। तो लेकिन जब वैक्यूम की बात नहीं करते हैं, निर्वात की बात नहीं करते हैं, तो लगभग 1 ही मानते हैं हवा के लिए। तो हवा के अलावा बाकी सब माध्यम के लिए देखो 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा का भाग लगाओगे तो माध्यम में एयर से तो कम हो जाएगा ना, है ना। तो प्लाज्मा एक मटेरियल होता है, उसके लिए 1 से कम होता है। प्लाज्मा को जनरली सूरज के एटमॉस्फेयर वगैरह में वहाँ पर होता है, राइट। तो ऐसे मीडियम जनरली एक्सपेरिमेंट में हम काम में लेते नहीं हैं, तो हम प्लाज्मा की बात यदि नहीं कर रहे हैं तो हवा के अलावा बाकी जितने मीडियम हैं उनके लिए आप देख सकते हैं इस टेबल में के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा का भाग लगाएंगे तो अनडाउटली माध्यम में हमेशा आवेशों के मध्य जो बल है वो एयर के कंपेयर में क्या मिलेगा, कम। क्लियर। विद्युत सुग्राहिता, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी अंग्रेजी में कहते हैं। एक्स जैसा एक लेटर नजर आ रहा है आपको, काई कहते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, काई। ई का मतलब इलेक्ट्रिक, काई, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, विद्युत सुग्राहिता। फाइन। ये विद्युत सुग्राहिता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से दी जाती है, इसका मान होता है एप्सिलॉन r माइनस 1। बात छोटी सी है लेकिन पते की है, क्वेश्चन आ जाता है तो दिक्कत होती है। तो एक क्वेश्चन यहीं पर हम ले लेते हैं। जल का परावर्तनांक 81 है, तो आपसे कोई पूछे जल की विद्युत सुग्राहिता क्या है, तो कुछ नहीं, ये फॉर्मूला लगा देंगे आप, 81 में से 1 घटा दीजिए, 80 आ गया इसका आंसर। ये विमाहीन और इकाईहीन राशि होती है। आगे 12th में एक चैप्टर आएगा पदार्थों के चुंबकीय गुण, वहाँ हम देखेंगे मेटेरियल की 2 तरीके की सुग्राहिता होती है, एक विद्युत, दूसरी चुंबकीय। चुंबकीय के लिए हम XM कहेंगे वहाँ पर, राइट। ओके, अब इतना सा जो हमने पढ़ा है इसको पक्का करेंगे क्वेश्चन देख कर कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। निम्न में से कौन से 2 बल, 2 न्यूट्रॉन आपके पास हो, उनके बीच में आकर्षण बल प्रदान करेंगे। भाई न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता है क्या, नहीं, तो स्थिर विद्युत बल तो लगना नहीं, तो फिर आगे जाने की बात ही नहीं है। स्थिर विद्युत बल तो फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होगा। हाँ, क्या द्रव्यमान होते हैं न्यूट्रॉन पे, होते हैं, तो 2 द्रव्यमान कणों के मध्य गुरुत्वाकर्षण, यस। नाभिकीय, यस। न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं भाई, नाभिक में। तो बेस्ट ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा, है ना। आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प 3 या ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। 2 आवेश आपके पास हैं, +1 माइक्रोकूलम और +5 माइक्रोकूलम, ठीक है। उन पर कार्य करने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करो। इसका मतलब ये है +1 वाला 5 पर लगा रहा है और +5 वाला 1 को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अनुपात। तो भाई ये तो वो बात है एक्चुअली कि जैसे 2 आवेश आपके पास हैं Q1 Q2, r दूरी पर Q2 Q1 को इधर प्रतिकर्षित कर रहा है, Q1 Q2 को इधर प्रतिकर्षित कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो भाई ये तो क्रिया प्रतिक्रिया का बल होता है बेसिकली, है ना। आगे वेक्टर में और देखेंगे, वेक्टर सदिश रूप में इस बात को कि भाई Q2 Q1 पे जितना बल लगाता है Q1 भी Q2 पे होता है, तो इनका परिमाण तो आपस में क्या होता है भाई, बराबर होता है। तो परिमाण बराबर होता है तो भाई इनके परिमाण का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। कोई आवेश Q1 किसी द्वितीय आवेश Q2 पर कुछ बल लगाता है। यदि एक तीसरा आवेश Q3 उस पास में लेकर आए तो Q1 Q2 पर अब कितना बल लगाएगा। भाई जब हम कूलॉम के नियम की बात करते हैं कि Q1 Q2/r², तो 2 आवेशों के बीच की बल की बात हो रही है ना। 2 1 का मतलब Q2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल, और वो क्या है, K Q1 Q2/r²। यदि आप तीसरा ले आते हैं, यहाँ बीच में रख दिया आपने, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा तो अब भी वही जा रहा है कि Q1 Q2 पर कितना बल लगा रहा है, तो क्या अंतर आ जाएगा, कूलॉम का नियम तो वही है ना, तो कोई अंतर नहीं आएगा, ये मतलब है इस बात का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। कुल आवेश Q को 2 भागों में तोड़ रहे हैं, Q1 Q2, इस प्रकार से कि उन्हें कुछ दूरी r पर रखा जाए तो उनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है उसका मान क्या होना चाहिए, अधिकतम। तो Q1 Q2 में क्या संबंध होगा। सबसे पहले कूलॉम का बल कितना लगेगा, Q1 Q2 2 टुकड़ों के बीच में कुछ दूरी पर यदि रखे हैं तो K Q1 Q2/r², है ना। लेकिन Q1 Q2 का योग किसके बराबर है, Q के।
तो Q2 किसके बराबर हो गया, Q माइनस Q1, है ना। ब्रैकेट ओपन कर दें, ये आ गया। अब F के अधिकतम मान के लिए, है ना, 11th में बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा कि राशि के अधिकतम होने के लिए इसका पहला अवकलन 0 होना चाहिए। तो F के अधिकतम मान के लिए जो भी चर राशि है, Q1 Q2 चर है, कितना भी करें यहाँ चेंज कर सकते हैं आप, Q कांस्टेंट है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ Q1 रह गया ना चर राशि, तो Q1 के सापेक्ष इसका अवकलन करें और 0 के बराबर रख दें तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई, Q1 चर है, Q आपका कांस्टेंट है, तो जैसे कहते हैं ना x के सापेक्ष 1 हो गया, तो Q1 के सापेक्ष ये 1 हो जाएगा, तो Q रह गया। और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x, तो Q1 के स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया, 2। क्लियर, राइट। के बाई आर स्क्वायर का भाग लगा दे 0 में, तो ये 0 हो गया। तो Q किसके बराबर है, 2Q1, तो Q1 क्या हो जाएगा, Q/2। Q1 Q/2 है, तो बताओ Q2 कितना, वो भी तो Q/2 रह गया, Q में से घटा दो, नहीं। तो हमारे पास क्या संबंध आया कि Q1 Q2 दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। क्लियर है, ये आंसर हो गया, फाइन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए माध्यम में आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया के लिए हवा में तुल्य दूरी ज्ञात करो। अब ये दो आवेशित कण है, माध्यम है, इसका पारगम्यतांक है k, r दूरी पर रख दिया, है ना। इसका मतलब ये है कि माध्यम में जितना बल लग रहा है ना, इतना ही बल इन आवेशों के मध्य लगे, उसके लिए ये इनके बीच की दूरी क्या होगी, उसको कहते हैं तुल्य दूरी, हवा में तुल्य दूरी। बात समझ में आ रही है। तो पहले अपन माध्यम में देख लें कितना बल लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू कप्पा, राइट, ये k कह दिया अपन ने, ओके। अब मान लो कि आवेशों के बीच में जो माध्यम में इतना ही बल जो लग रहा है वो वायु में लगे, उसके लिए दूरी स्मॉल d है मान लो, तो ये वायु में समतुल्य दूरी या तुल्य दूरी कहलाएगी, राइट। इनको अब d दूरी पर रख दिया, तो अब बल कितना लगेगा, Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर में इंटू डी स्क्वायर। क्लियर है। अब ये मान इस माध्यम के बराबर होना चाहिए, इक्वेट कर देंगे अपन, तो कंपेयर करें अपन, तो डी स्क्वायर क्या आ गया, के आर स्क्वायर के, डी क्या स्क्वायर क्या आ गया, के आर स्क्वायर के, तो डी क्या आ जाएगा, वर्गमूल में के इंटू आर। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशों के बीच हवा में तुल्य दूरी ज्ञात करना है तथा साथ ही साथ स्थिर विद्युत बल का मान भी ज्ञात करना है, जबकि देखिए दोनों के बीच की दूरी दो पार्ट में बटी हुई है, दो अलग अलग माध्यम में, एक के लिए K1 है परिवर्तनांक, दूसरे के लिए K2 है ना। K1 है T1 भाग में, ये दूरी है T1 यहाँ पर, T2 भाग के अंदर, ये तो जो R कहते हैं ना वो RT1 + T2 है यहाँ पर, फाइन। तो हवा में समतुल्य दूरी का फॉर्मूला क्या था, d = √k r, वर्गमूल में kr। तो ये दूरी तो अदिश राशि होती है, d1 + d2 कह दिया, तो d1 लिखेंगे तो अपन क्या कहेंगे, रूट में k1 × t1, d2 क्या कहेंगे, रूट में k2 × t2। क्लियर है। तो ये तो तुल्य दूरी हो गई। अब बल की बात कर लेंगे, है ना। अब हवा में बात करेंगे अपन, k Q1 Q2/r², k क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो d का मान ये रख देंगे अब यहाँ पर, के का मान अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहलाएगा, ये डी का मान रख दिया, तो ये हो गया स्थिर विद्युत बल। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशों के बीच हवा में तुल्य दूरी तथा इनके मध्य स्थिर विद्युत बल ज्ञात कीजिए। इस बार आप गौर करें कि दोनों के बीच की दूरी r है, लेकिन t भाग में तो माध्यम है और बाकी बचे हुए भाग, बाकी बचा हुआ भाग क्या है, r - t, उसमें वायु है। वायु के लिए कप्पा को हम 1 कह देते हैं, जैसे हमने बताया था। वैसे होता तो निर्वात के लिए, लेकिन ये भी तो 1 के बराबर ही होता है, 1.0006 है ना, तो कह सकते हैं 1, राइट। तो नहीं दे रखा तो अब 1 ले लें वायु के लिए। हवा में समतुल्य दूरी का फॉर्मूला, अब ये दो पार्ट में कह दिया, d1 d2, रूट k1 t1 रूट k2 t2 ऐसे कहते हैं ना। k1 क्या है k, t1 क्या है t, और देखो यहाँ कप्पा क्या ले लिया वायु के लिए 1, t2 क्या r - t, सॉल्व करें तो आ गया डी। ये आ गई समतुल्य दूरी। अब स्थिर विद्युत बल की बात कर लेंगे अपन, आप चाहें थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए टी इसमें से अपन कॉमन ले रहे हैं तो √k - 1 आ जाएगा, है ना। आवेशों के बीच की दूरी निकल गई। अब बल का फॉर्मूला ये k Q1 Q2 है, लेकिन अब ये देखिए हवा में दूरी है, तो हवा में है ये, तो k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है आपको, ठीक है, ये फॉर्मूला, और डी का मान ये रख दें अपन, तो ये आपका आंसर हो गया।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो धातु के गोले 10 और -20 इकाई से आवेशित किए गए हैं। यदि दोनों को संपर्क में लाया जाता है, यानी दोनों को आपस में टच कराया, फिर समान दूरी पर अलग अलग किया जाता है, तो दोनों स्थितियों में बल का अनुपात पहले क्या था टच कराने से पहले और टच कराने के बाद में, राइट। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, K(Q1Q2/r²) पहले 10 माइनस। अब देखिए कई बार हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, देखिए माइनस में भी दे रखे हैं प्लस में भी, तो इसलिए हम साइन भी ले रहे हैं, है ना। ओके, Q1 10 है, Q2 आपका -20। अब दोनों को संपर्क में लाएंगे, फिर अलग अलग करेंगे, तो निकाय का जो कुल आवेश है दोनों पर समान रूप से वितरित हो जाता है, आधा आधा बढ़ जाता है टोटल का। बात समझ में आ रही है। तो Q1 Q2 डैश टोटल आवेश कितना है 10 और -20, इनके योग का आधा, यानी -10/2 -5 -5 दोनों पे चला जाएगा। अब दोनों पे -5 हो गया, ठीक है, दूरी उतनी है। तो अब दोनों स्थितियों में बल का अनुपात, तो F1 भी है आपके पास, F2 भी है, दोनों का अनुपात ले लें, तो R² और K तो कैंसिल हो जाएगा, काट दें इनको। ऊपर हो गया -200, नीचे हो गया 25, 25 8 200, तो -8:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, क्या फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश Q दो समान गोलों, समान यानी धारिता समान है, मेटेरियल समान है, त्रिज्या समान है, P और Q में से प्रत्येक को दिए गए हैं, है ना, प्रत्येक को Q आवेश दिया गया है, इसका मतलब ये हो गया समान आकार के एक तीसरे अनावेशित गोले को एक के बाद एक दोनों गोलों से छुआया जाता है, टच कराया जाता है, फिर वहां से हटा देते हैं। तो अब उनके बीच में नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा, पहला प्रतिकर्षण बल यदि F है, F की टर्म्स में दे रखा है इसलिए ये सिस्टम है आपका पहले छुआने से पहले, तो बल क्या होगा K(Q)R², यानी K²/R², ये शुरू में F ही है। अब क्या कर रहे हैं, एक इतनी ही धारिता के इसी प्रकार के गोला जो कि अनावेशित लाए, टच कराया पहले फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट वाले से टच कराया, तो टच कराने पर कुल आवेश आधा आधा बढ़ जाता है, दोनों पर आधा आधा आ जाएगा। तो अब इस पर कितना रह जाएगा 0 + Q/2 आ गया। फिर इससे टच कराएंगे, भाई इस पर भी Q/2 आ गया, अब इससे टच कराया, उतनी दूरी पर रखेंगे, तो अब इस पर कितना आ जाएगा, देखो ये कितना लेके आ रहा है Q/2, और इसके पास क्या है Q/2, 3Q/2 यानी 3Q/2। तो अब पहले वाले जो P है इस पे तो Q/2 आ गया है, और ये सेकंड जो Q आवेश है, सॉरी Q कैपिटल Q उसको नाम दिया गया है बच्चों, तो इस पर आवेश कितना आ गया 3K/2, है ना। अब फोर्स कितना हो जाएगा, नया बल Q/2 और 3 Q/4 गुणा कर लें, 3K(Q²), ये 8R², क्लियर। तो K(Q²/R²) क्या था F, तो नया बल कितना हो गया 3/8F। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, फोर्थ वाला, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान आवेशित गोले A व B 8 × 10⁻⁶ न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि एक तीसरे समान आवेशित गोले C को गोले A से छुआया जाता है, फिर A और B के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है, दोनों के बीच में रख देते हैं, तो C पर इस बार कितना नेट बल या कुल बल या परिणामी बल कितना होगा, ये सिचुएशन है, एक दूसरे को इतने बल से प्रतिकर्षित कर रहा है। ये क्या है, K(Q)R² यानी K(Q²/R²) का मान है बेसिकली। अब सेकंड स्टेप में जो कह रहे हैं कि समान अनावेशित गोले को लेकर आएंगे, तो एक तीसरा गोला लाते हैं, लाए, पहले ए से टच कराया, ओके, फिर बीच में रख दिया, यही कर रहे हैं ना, एक तीसरे अनावेशित गोले सी को ए से छुआया जाता है, फिर ए और बी के मध्य में रख दिया गया है। तो देखें सिस्टम पे क्या अंतर आएगा, देखो भाई ये 0 लेके आ रहा है, इसके पास Q था, तो ए पर आवेश कितना आया, और दोनों पर बराबर बढ़ जाएगा, ए और सी पे कुल का आधा 0 + Q/2 यानी Q/2, दोनों पर Q1 और Q3, Q3 कह दिया हमने, इसको Q2 कह रहे हैं, Q/2 आ जाएगा। B पे तो कोई हमने टच कराया नहीं है, तो B पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो B पर तो इतना ही आवेश रहने वाला है, क्लियर है। अब हमें C पर पूछा गया है, तो देखो A वाला C को इधर प्रतिकर्षित करेगा,
मान लो उस बल का मान एफ ए कह दिया, ए द्वारा लगाया गया बल सी पे, और बी वाला इधर प्रतिकर्षित करेगा, इसको एफ बी कह दिया, बी द्वारा लगाया गया बल। फाइन। अब बी वाला ज़्यादा बड़ा होगा, क्यों ज़्यादा होगा भाई, हमने क्या देखा, कूलाम का बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो बी और सी पर जो आवेश का गुणनफल है वो ज़्यादा है, क्यू बाई टू इंटू क्यू, बजाय ए और सी के, क्योंकि ए और सी पे तो क्यू बाई टू है। ठीक बात है, तो बड़े में छोटे को घटा देंगे तो दिशा बड़े वाले की आ जाएगी, यानी इस तरफ एक ही तरफ हो जाएगा नेट बल, है ना, परिमाण निकाल रहे हैं हम। अब वही के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर कर दें, है ना, बी वाला, यानी के क्यू वन क्यू टू, देखिए क्यू बाई टू और क्यू, और दूरी तो आर बाई टू रह गई ना, बीच में रखा है बिल्कुल सेंटर में। अब एक ही बात कर लें अपन, क्यू वन क्यू थ्री, क्यू बाई टू आर बाई टू, ये क्या हो गया, देखिए टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो टू पर चला जाएगा, यहाँ से टू स्क्वायर है, इसमें भी टू स्क्वायर बनेगा, वो तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे भाई ये तो ये पहला वाला ही आ गया, यानी इस बार भी उतना ही बल लगने वाला है सी पे, 8 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। क्लियर हो गई ये वाली बात। चलिए आप देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप, अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। सदिश रूप क्या होता है, अब इसमें दो केसेस पॉसिबल होते हैं कि Q1 Q2 का गुणनफल है वो जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है यानी कि गुणनफल क्या है, धनात्मक है। धनात्मक दो स्टेट में हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, क्योंकि प्लस प्लस का गुणनफल और माइनस माइनस का गुणनफल प्लस होता है। इसका मतलब हो गया समान प्रकृति के हैं ये आवेश, और ये समान प्रकृति के हैं यानी कि दोनों धनात्मक या ऋणात्मक हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यानी बल की प्रकृति तो क्या होगी, प्रतिकर्षण की होगी, राइट, कुछ ऐसा। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, बीच की दूरी R। अगर हम एक सदिश खींचे सेकंड से 1 की तरफ, तो ये 1 का स्थिति सदिश कहलाएगा 2 के सापेक्ष, तो इसको कहते हैं R12, 1 का स्थिति सदिश। इसी तरीके से भाई, है ना, 2 का स्थिति सदिश 1 के सापेक्ष, 2 का स्थिति सदिश, तो ये खींच दिया, कहां से नाप रहे हैं, 1 से, तो 1 के सापेक्ष, राइट, ओके। अब देखिए Q2 वाला Q1 पर इधर बल आया, 1 पर 2 के कारण बल, ये 2 पर 1 के कारण बल, 2 वाला Q1 को इधर प्रतिकर्षित करेगा, Q1 Q2 को इधर प्रतिकर्षित करेगा। क्लियर है ना, फाइन, ओके। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ऋणात्मक हैं, है ना, तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, सहमत है ना। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं F12, Q1 पर Q2 के कारण बल, Q1 पर Q2 के कारण बल, फाइन। परिमाण K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्लियर है। और दिशा की बात करें, देखो 1 2 की दिशा क्या है, 1 2 की दिशा, ये 1 2 वेक्टर की दिशा में, तो ये एकांक सदिश कह दिया, दिशा को एकांक सदिश से, चाहे इसमें भी देख लो, इस 1 2 की दिशा इस 1 2 स्थिति सदिश की तरफ है, तो ये एकांक सदिश कह दिया। इसी तरीके से 2 1 की बात करें, Q2 पर Q1 के कारण, Q2 पर ये वाला, इस बल की बात हो रही है, पहले परिमाण फिर दिशा, परिमाण तो K Q1 Q2 पर, दिशा आप देखो, इसकी दिशा क्या है, ये सदिश की तरफ है, इसकी दिशा क्या है, R21 की तरफ है ना, तो इसलिए यूनिट वेक्टर लगा दिया। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों सदिश एक दूसरे के बराबर हैं, बस दिशा में ही विपरीत है, दिशा में विपरीत है, तो R21 कैप को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का R12 कैप, लेकिन ये जो बल है वो तो इसके बराबर है ना। तो कहीं हमने पहले एक न्यूमेरिकल में यूज किया था, कहा था ना क्रिया प्रतिक्रिया का बल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं F21 किसके बराबर है, सदिश माइनस F12 के। क्लियर है। सेकंड केस लेते हैं कि Q1 Q2 जीरो से छोटा हो। ये कब होगा कि जब Q1 Q2 का गुणनफल क्या हो, ऋणात्मक हो। Q1 Q2 का गुणनफल क्या हो, ऋणात्मक, राइट। Q1 Q2 विपरीत प्रकृति के हो, तभी पॉसिबल होगा ये। तो कण एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ, विपरीत प्रकृति, तो आकर्षित करेंगे अनडाउटली, है कि नहीं। Q1 पॉजिटिव, दूसरा माइनस नेगेटिव, तभी विपरीत बीच की दूरी आ रहा है। 2 से 1 का स्थिति सदिश देख रहे हैं, 1 का सदिश है 2 के सापेक्ष,
2 का स्थिति सदिश 1 के सापेक्ष। क्लियर? आकर्षित 2 वाला 1 को आकर्षित कर रहा है, F12 कहलाएगा 1 पर 2 के कारण। ऐसे ही 2 को 1 वाला आकर्षित करेगा अपनी तरफ, तो उसको ऐसे लिख देंगे। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि Q1 आपका नेगेटिव और Q2 पॉजिटिव। यस और नो? क्लियर है? वो स्थिति सदिश समझ गए आप? 1 का 2 के सापेक्ष, 2 का 1 के सापेक्ष। अब भी देख लो, विपरीत प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। -Q1 आकर्षित करेगा, +Q2 भी आकर्षित करेगा। क्लियर है बात? राइट? ओके। अब 1 2 निकाल लेते हैं। Q1 पर Q2 के कारण, यानी ये 1 2 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले परिमाण फिर दिशा। परिमाण तो आप जानते हैं K1 Q2 बाय R। दिशा देखो भाई 1 2 की दिशा, ये कौन सा सदिश की दिशा में? ये तो इस बार 2 1 की दिशा में। आप देखो ना 2 1 की दिशा में, तो R21 कैप लगाएंगे। इसी तरीके से F21 निकालें Q2 पर Q1 के कारण बल, तो ये 21 जो है बल की दिशा, कौन सा सदिश? 1 2 की दिशा में, 1 2 की दिशा में ये वाला, हाँ या ना? इसलिए 1 2 लिखा है। इस 1 2 को अपन लिख सकते हैं -R21, क्योंकि हमें पता है ये सदिश परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत। क्लियर? लेकिन ये तो क्या था? F12 था, है ना? तो दोबारा क्या उसी रिजल्ट में आ गए क्या अपन? सहमत हैं? क्लियर हो गया? स्थिति सदिश के रूप में कूलॉम का नियम देखेंगे अपन। सदिश रूप ही है लेकिन स्थिति सदिश के रूप में। ये हमने XYZ एक्सेस बता दी, राइट? ये मूल बिंदु है। एक आवेश है +Q1, दूसरा है +Q2। ए और बी बोल देंगे अपन इनको। ए का सदिश इस बार मूल बिंदु के सापेक्ष, तो केवल R1 लिखा है, R1 0 लिख सकते हो, R1 कह दिया हमने। इसी प्रकार ये सेकंड की बात करें तो इसको R2 कह दिया हमने। अब 2 का 1 के रेस्पेक्ट में स्थिति सदिश तो ये कहेंगे, है ना? R2 किसका? 2 का 1 के सापेक्ष ये वाला होगा, और 1 का 2 के सापेक्ष कहेंगे तो R12 कहेंगे, है ना? क्लियर है? +Q1 Q2 को इधर प्रतिकर्षित करेगा, 2 पर 1 के कारण लगाया गया बल, और 1 पर 2 के कारण इधर होगा 1 2, मतलब 1 पर 2 के कारण। अब सदिश योग के त्रिभुज का नियम लगाएं। ये तो त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। आप देखो सदिश OB OB प्लस BA BA, है ना? रेगुलर चल रहा है मन क्रम से। OB प्लस BA किसके बराबर होगा? OA। आप ऐसे भी कह सकते हो OA प्लस AB इक्वल टू OB, ऐसे कह सकते हो, है ना? क्या ये भी सही है? OB प्लस ये सदिश, हमारे पास 2 सदिश है, जो आपको जरूरत पड़ती है उसको ले लेंगे अपन। तो अपन ने ले लिया BA इक्वल टू OA, राइट? ओके। तो सदिश BA किसके बराबर हो गया? OA माइनस OB। BA कौन सा है? 1 2, ये सुनो। OA क्या है? R1। तो R12 क्या होता है? R1 माइनस R2। तो बड़ा सिंपल हो गया याद करना। 2 1 हुआ तो R2 माइनस R1 कह देंगे। ओके, तो अब हम निकाल रहे हैं 1 2, Q1 पर Q2 के कारण बल, Q1 पर Q2 के कारण बल, ये होना बल। परिमाण इंटू दिशा, परिमाण इंटू दिशा। अब आप खुद देखो 1 2 की दिशा, इस 1 2 सदिश की दिशा में, तो इस सदिश लेंगे। पूरा सदिश बनाओगे तो R से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे अपन, R से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, तो इससे हुआ नीचे तो R क्यूब बन गया, और ये पूरा देखो परिमाण इंटू दिशा। भाई दोनों का, इन दोनों सदिश का परिमाण तो ये R के बराबर ही है, ये सुनो। और ये R12 सदिश ये अपन ने निकाला था इस सदिश के रूप में, तो इसको हम ऐसे निरूपित कर सकते हैं। और इस R1 माइनस R2 का परिमाण किसके बराबर? R, तो ये 2 लाइनें बना दी ना, तो ये परिमाण को निरूपित करता है क्यों? तो इसी सदिश के रूप में ऐसे हमको निरूपित करना है, राइट? इसी तरीके से ये तो आपने क्या निकाला? Q1 पर Q2 के कारण बल। इसी तरीके से Q2 पर Q1 के कारण बल निकालोगे तो लिखने का तरीका समझ लो। पहले 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 2 1 आएगा तो 2 1 2 1 2 1 करते चले जाओ। सदिश में ध्यान रखना है, बेसिकली 2 1 है तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1, ये 2 और 1। क्लियर आ गया? हो गया? याद रखना आसान है।
अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मान लीजिए हमारे पास में एक्स, वाई और जेड अक्ष है। फाइन। एक परीक्षण आवेश है प्लस क्यू नॉट, इस पर नेट बल निकालेंगे क्यू नॉट पर। अन्य आवेशों के कारण, मान लीजिए एक Q1 है, दूसरा Q2, तीसरा Q3 और चौथा Q4, 4 आवेश। इन 4 आवेशों के कारण क्यू नॉट पर कितना बल लग रहा है। नेट बल को हम F नॉट से निरूपित कर रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है। हम जानना चाहते हैं अन्य समस्त आवेशों के कारण क्यू नॉट को तो परीक्षण आवेश कहते हैं, क्यू नॉट पर नेट या परिणामी बल क्या होगा, क्या कैसे होगा, एक एक की गणना करेंगे। पहले Q1, क्यू नॉट को इधर प्रतिकर्षित करेगा, इसको कह देंगे नॉट पर 1 के कारण। नॉट ये जीरो जैसा लेटर होता है तो नॉट कहते हैं, नॉट पर 1 के कारण, राइट। ओके, नॉट पर 2 के कारण, परीक्षण आवेश पर सेकंड के कारण, परीक्षण आवेश पर थर्ड के कारण, परीक्षण आवेश पर चौथे के कारण। तो देखो ये अलग अलग दिशाओं में, तो इनका सदिश योग करना पड़ेगा। तो F नॉट निकालेंगे तो F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F04, राइट। यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो इसका कथन क्या होगा कि परीक्षण आवेश पर परिणामी विद्युत बल अन्य सभी आवेशों द्वारा आरोपित विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है, और ये क्या कहलाता है, कूलम्ब के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं सदिश रूप पर, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। यदि वृत्त की त्रिज्या 1 मीटर है तो आवेश ए पर नेट कूलम्ब बल की दिशा बताना है, क्या होगा, राइट। इस पर तो हम क्या करेंगे, दो दो के पैर ले लेते हैं। बी वाला ए को इधर प्रतिकर्षित करेगा, एफ बी कह दिया हमने। एच वाला इधर प्रतिकर्षित करेगा, सहमत है, ओके। सी वाला ए को इधर प्रतिकर्षित करेगा, है ना, और जी वाला इधर करेगा। अलग अलग कलर से दिखा रहे हैं जिनके परिमाण बराबर होंगे। देखिए ये दूरियां बराबर है ना, इसलिए परिमाण बराबर होगा। ये दूरियां बराबर है। अब देखो ये डी से ए की दूरी और एफ से ए की दूरी बराबर होगी, तो इनको एक पेयर में ले लेते हैं, है ना। आसमानी कलर से दिखा दिया एफ डी, और ये क्लियर। अब ये ई बच गया, ई वाले को रेड से दिखा दिया, वो इधर है, इसको प्रतिकर्षित। अब इनका परिणाम ही चाहिए अपने को पहले, है ना। अब जिनके दो के परिमाण बराबर होंगे तो सदिश समांतर चतुर्भुज के नियम से हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो बीच में से होके गुजरेगा, कहते हैं ना विकर्ण से होके गुजरेगा। तो जिससे आसमानी वालों की बात कर लेते हैं, एफ और डी, इनका परिणामी बीच में से बिल्कुल। अब ये बैगनी वालों की बात कर लेते हैं, बिल्कुल बीच में से गुजरेगा, सी और जी का। ऐसे ग्रीन वालों का बिल्कुल बीच में। तो आप देख सकते हो सभी का रिजल्टेंट आपका प्लस एक्स के अक्ष के अनुदिश आ गया, तो दिशा किधर हो जाएगी, प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश। क्लियर है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई से ए की दिशा में कोई सदिश खींचे उधर, यानी कि धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश या आई कैप की दिशा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही 1 मीटर त्रिज्या का वृत्त है आपका। तो इस बार जो बी पर आवेश है उस पर नेट बल की दिशा ज्ञात करनी है आपको, है ना। अब समान समान दूरी पर दो जो आवेश है उनके पेयर लेते चलेंगे अपन। सी से बी की दूरी और ए से बी की दूरी ये बराबर होगी, है ना, ओके। जिससे परिणामी निकालना आसान होगा। अब आपको देखो डी बी और एच बी ये दूरी बराबर होगी, तो ये हमने युग्म में ले लिए। समझ में आ रही बात, राइट। और ये एफ वाला बच गया, ये बिल्कुल बीच में से जाएगा, ये रेड वाला कह दिया अपन ने, राइट, ओके। अब आप देखिए ये दोनों ग्रीन का परिणामी बिल्कुल बाइसेक्टर से, समद्विभाजक से ए और सी का, आसमानी वालों का बिल्कुल बीच में से। ऐसे ही बैगनी वाले बच गए तो इनका ये बीच में जाएगा, समझ है ना, डी और एच। क्लियर। तो आप देखो सबकी दिशा एक ही में आ गई, है ना। एफ से बी की दिशा में जो सदिश खींचा जा रहा है, तो और ये आपका आई कैप, ये जे कैप, तो ये बीच वाला जो सदिश होता है बिल्कुल बाइसेक्टर पे 45 डिग्री पे, वो होता है 1/√2 आई प्लस जे कैप। आई और जे के बीच, ठीक बीच का सदिश क्या होता है, 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप। तीसरा पार्ट ऐसा ही क्वेश्चन, इस बार इस एच पे चाहिए आपको, एच पे, राइट। देखो ये इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये इधर प्रतिकर्षित करेगा। अब ये हमने निकाला ई और एच, इतनी दूरी पर कौन सा दूसरा, ये वाला, सॉरी ये वाला, है ना,
देख लो ये दूरियां। अच्छा, बी और एच की दूरी और एफ और एच की दूरी बराबर है, ये है ना, अलग अलग कलर से दिखा रहे हैं एक जैसे। और ये रेड वाला हो गया आपका डी वाला। अब इनका रिजल्टेंट ले, ग्रीन वालों का बिल्कुल बीच में से जाएगा इधर, ए और जी। आसमानी वालों को देखो, बी और एफ, और ये बैगनी वाले सी और ई, सबकी दिशा ये आ गई। तो ये आप कौन सी दिशा हो जाएगी, देखिए डी से एच की दिशा में, ये आई कैप है, इधर जे कैप है, ये बिल्कुल 45 डिग्री पे आ रहा है ना, इधर आई, ये माइनस जे, तो 1/√2 आई माइनस जे कह देते हैं ऐसे सब इसको, है ना, आई 1/√2 आई माइनस जे के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पर यानी यहाँ पर चाहिए इस पर अपने को, ई वाला इधर प्रतिकर्षित करेगा और सी वाला इधर, देखिए जी वाला इधर और ए वाला इधर, है ना, एक जैसे परिमाण केवल एक जैसे कलर से दिखा रहे हैं। एफ डी, ई वाली दूरी बराबर होगी। क्लियर। अब इनका परिणाम ही ले लें हम, रेड बिल्कुल बीच में से जाएगा ही जाएगा। सबसे पहले देखिए ग्रीन बिल्कुल बीच में से जा रहा है बाइसेक्टर समद्विभाजक से, आसमानी वाला समद्विभाजक से, बैगनी वाला समद्विभाजक से। क्लियर है, सब एक में आ गए। तो आप देखना ये तो आपका ऊपर जे कैप होता है, इधर होता है माइनस आई, तो ये क्या आ जाएगा बिल्कुल 45 डिग्री पे 1/√2 माइनस आई प्लस जे कैप कहलाएगा, 1/√2 माइनस आई प्लस जे कैप, या एच डी के अनुसार, एच डी के अनुसार। क्लियर हो गया, फाइन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जेई एडवांस में पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए कितना आसानी से करेंगे क्वेश्चन को अपन। Q1 Q2 Q3 Q4 समान परिमाण के आवेश है, आवेश प्लस Q पर नेट बल की दिशा ज्ञात करो यदि चारों के चारों धनात्मक हो। अब कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, देखिए Q1 Q2 Q3 ओरिजिन से ए दूरी पर है, ये भी एक दूसरे से ए दूरी पर है, इसी तरीके से ये माइनस एक्स एक्स पे -a0 और -2a0 पर है, और चारों क्या है पॉजिटिव। क्लियर, अलग से बना लेते हैं डायग्राम को। देखो Q1 वाला प्लस Q को इधर प्रतिकर्षित करेगा, इतनी दूरी पर कौन सा दूसरा, ये F4 है ना, इसी तरीके से Q2, अभी इस इतने समान परिमाण का ये वाला एक बल आएगा, तो इसको इसी कलर से दिखा देते हैं ग्रीन से, F3 राइट। अब जो समान परिमाण के उनका परिणाम ही ले लें अपन, ये बैगनी वालों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में जाएगा और ग्रीन वालों का रिजल्टेंट भी इधर ही, तो ये तो प्लस वाई एक्स के अनुदेश हो गया, यानी जे कैप की डायरेक्शन आ गई, आया ना, ये वाली डायरेक्शन आ गई आपकी, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस वाई अक्ष के अनुदेश। क्लियर हो गया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपका, Q1 Q2 तो धनात्मक है और Q3 Q4 क्या है आपके ऋणात्मक, क्या Q1 Q2 ये धनात्मक ये ऋणात्मक है, दिमाग में रखेंगे, तो पॉजिटिव रिपेल करेंगे और ये दोनों आकर्षित करेंगे, ये मतलब हो गया है ना, इतने ही परिमाण का ये होगा, दिशा देखो इधर दिखा दिया आकर्षण, Q2 वाला इधर प्रतिकर्षित करेगा लेकिन ये नेगेटिव है, ये इतने ही परिमाण का तो होगा लेकिन आकर्षण का होगा इधर होगा, सहमत है। अब देखिए दोनों बैगनी का जो परिणामी होगा बिल्कुल समद्विभाजक से जाएगा 1/4 का, ग्रीन वालों का परिणामी होगा समद्विभाजक से जाएगा, तो देखिए दोनों की दिशा क्या प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश आ गई इधर। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, इस बार क्या है Q1 Q4 तो धनात्मक है और Q2 Q3 क्या है आपके ऋणात्मक, Q1 Q4 फर्स्ट और लास्ट ये धनात्मक और बीच वाले दोनों क्या है ऋणात्मक है आपके। चलिए अलग से बना लेते हैं डायग्राम को, ये Q1 तो धनात्मक था, रिपेल करेगा, इतने परिमाण का ये Q4 की बात कर लें आपका, ये भी धनात्मक है, ये भी रिपेल करेगा, लेकिन Q2 Q3 ऋणात्मक हैं, ये आकर्षित करेंगे समान परिमाणों के। अब देखिए बैगनी वालों का रिजल्टेंट समद्विभाजक से ऊपर, ग्रीन वालों का परिणामी समद्विभाजक से। अब आप देखो ग्रीन वालों की ये दूरी है बैगनी वालों की दूरी के, ये इस दूरी के कंपेयर में तो छोटी है ना, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था, इसका मतलब बड़ा कौन सा होगा ग्रीन वाला, भाई
1/r² के। r ज़्यादा है तो बल कम, और r कम है तो बल ज़्यादा, तो 2/3 ज़्यादा होगा 1/4 से, 2/3। तो जो बड़ा है उधर रिजल्टेंट आ जाएगा नेट डायरेक्शन, तो दिशा क्या हो जाएगी माइनस जे कैप, यानी माइनस वाई एक्सिस के अनुदिश हो जाएगी। यस और नो, क्लियर है नहीं वाली बात? इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं अपन। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या बोला जा रहा है कि Q1 Q3 धनात्मक है और Q2 Q4 आपका ऋणात्मक है। Q2 Q4 क्या है आपका ऋणात्मक, Q1 धनात्मक तो रिपेल करेगा, Q4 आपका नेगेटिव है तो भाई ये तो आकर्षित करेगा। समान परिमाण के होंगे, दूरियां बराबर है ना, ये 2 और 3 की बात करें अपन, देखिए ये दूरियां बराबर है आपकी, और Q3 क्या है पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा, ये आकर्षित करेगा, है ना। बैगनी वालों का परिणामी समद्विभाजक से, ग्रीन वालों का परिणामी समद्विभाजक। अब आप देखो दूरी ये ग्रीन वालों की छोटी है तो ये 2/3 बड़ा हो जाएगा, यस और नो। तो दिशा क्या हो जाएगी माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश, यस और नो। तो आंसर क्या होगा आपका कि माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश डायरेक्शन होगी। क्लियर है ना। चलिए इस लेक्चर का लास्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, आवेशों का संतुलन। यदि किसी आवेश पर नेट या परिणामी बल शून्य हो तो हम आवेश को संतुलित मानते हैं। तो चलो इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इस बात को कि जीरो फोर्स होता है तो संतुलन होता है। एक सेटअप है चार्ज का, 2 + q चार्ज हैं 2r डिस्टेंस पर, इनके बिल्कुल सेंटर यानी r डिस्टेंस दोनों आवेश से। एक Q0 परीक्षण आवेश है, Q0 पर यदि नेट बल 0 होगा तो ये संतुलन में कहलाएगा। तो देखते हैं, आप देखो नॉट पर 1 के कारण, इस नॉट पर यानी परीक्षण आवेश पर इस सेकंड के कारण बलों के परिमाण दोनों पर k Q1 Q2/r², फॉर्मूला लगाया कूलम का नियम, k Q0 Q/r² होगा। तो आप देख सकते हैं परिमाण बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। फर्स्ट वाला राइट दिशा में है ना, सेकंड वाला लेफ्ट दिशा में प्रतिकर्षित कर रहा है, दिशा विपरीत परिमाण बराबर। तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो Q0 पर नेट बल का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिशा में ये विपरीत है, इसलिए परिमाण बराबर है। तो Q0 को हम संतुलन में मान सकते हैं। क्लियर, सहमत हैं? चलिए अब समान प्रकृति के आवेशों के कारण संतुलन की बात कर लेते हैं। बेटर है, अच्छा रहता है समझना है क्वेश्चन के माध्यम से। यदि Q0 संतुलन में हो तो प्रथम से इस आवेश की दूरी ज्ञात करो। सेटअप कुछ इस प्रकार से है, दो आवेश है हमारे पास +Q1 और दूसरा +Q2। इस पर देखिए परिमाण अलग अलग है तो बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा, इसलिए हमसे दूरी की बात की जा रही है। फाइन, ये दोनों को मिलाने वाले लाइन एक दूसरे से r दूरी है दोनों आवेशों की। मान लीजिए Q1 से इस किसी पोजीशन पर Q0 को रखने पर यहाँ नेट बल 0 आता है, तभी संतुलन होगा। सेकेंड वाला इधर रिपेल करेगा, फर्स्ट वाला इस और रिपेल करेगा नॉट पर 1 के कारण। ये दूरी को फर्स्ट से नाप रहे हैं इसलिए x1 कह दिया। x1 का मान हमको ज्ञात करना है। फाइन, संतुलन के लिए हमें पता है कि चूंकि दिशा तो विपरीत है तो परिमाण बराबर होना चाहिए। क्लियर है, मान रख दें k Q1 Q0 डिवाइड बटा में x1 का स्क्वायर। ऐसे ही k Q2 Q0 और ये बची हुई दूरी कितनी हो गई r - x1 का स्क्वायर। क्लियर, जो कटता है काट दे इसको, k कट जाएगा Q0 कट जाएगा आपका। और इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देखो ये आ रहा है क्या। इसी प्रकार से दूसरे आवेश से दूरी x2 बराबर √Q2 डिवाइडेड बाई √Q1 प्लस √Q2 इंटू r। लिखने का तरीका समझ लो अब, MCQ टाइप के क्वेश्चन के लिए है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट से दूरी चाहिए तो फर्स्ट वाले आवेश को ऊपर लिखो, वर्गमूल में लिखना है, और दोनों का योग वर्गमूल में नीचे लिखना है, बीच की दूरी से गुणा। सेकंड से दूरी चाहिए तो वर्गमूल में दूसरे को ऊपर लिखो, है ना। आपने सॉल्व करके देखा ये यार है, जो नहीं देखा वो दोबारा से पॉज करके देखो, कॉन्फिडेंस आता है करके देखो पहले, है ना, कि क्या x1 ये आता है नहीं आता है। क्लियर, ओके। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर।
दो आवेशों 4 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम के बीच पहले आवेश से परीक्षण आवेश के संतुलन की दूरी ज्ञात करो। यदि आवेशों के बीच का पृथक्करण मतलब सेपरेशन यानी बीच की दूरी 1 सेमी है। ठीक है, Q1 है 4 माइक्रोकूलम, Q2 है 9 माइक्रोकूलम, ये दूरी R 1 सेंटीमीटर है। ई क्यू नॉट को आपने रखा है यहाँ पर, सेकेंड वाला इधर रिपेल करेगा, फर्स्ट वाला इधर, दिशा विपरीत होती है हमें पता है। x1 फाइंड करना है। x1 लिखने का तरीका क्या बताया था हमने, रूट Q1, x1 है तो पहले फर्स्ट आवेश को लिखेंगे, डिवाइडेड बाई रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू R। मान रखो 4, दूसरा Q2 की जगह 9, ये 1 सेंटीमीटर है, वर्गमूल आराम से ले लेंगे, 2 प्लस 3 कितना आ गया, 2/5 सेंटीमीटर, यानी 0.4 सेंटीमीटर होगी पहले आवेश से दूरी संतुलन की। क्लियर, इसको हम 4 mm कह सकते हैं। विपरीत आवेशों के कारण संतुलन, विपरीत का मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश हो, एक प्लस है दूसरा माइनस। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या उनके बीच में किसी Q0 यानी परीक्षण आवेश को रखें तो क्या वो संतुलन में होगा। देखें, एक फर्स्ट वाला प्लस है दूसरा माइनस है, R दूरी पर, बीच में रख के देखते हैं Q0 को। तो आप जरा गौर से देखें, फर्स्ट वाला इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों धनात्मक है, सेकंड वाला आकर्षित करेगा। आप देखो दोनों पर बल की दिशा एक ही आ गई, तो ये तो कैंसिल करने का सवाल ही नहीं उठता। कैंसिल ही नहीं करेंगे तो नेट बल कभी भी जीरो नहीं होगा, यस और नो। क्योंकि परीक्षण आवेश पर बलों की दिशा एक ही है तो निरस्त नहीं करेंगे, इसलिए नेट बल का मान जीरो नहीं होगा। तो Q0 कभी भी विपरीत आवेशों के बीच में संतुलित नहीं होगा। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि Q0 दो विपरीत आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर साम्य अवस्था में हो, हमने देखा बीच में तो नहीं होगा, तो पहले आवेश से परीक्षण आवेश की दूरी हमें ज्ञात करनी है। पहला आवेश ये प्लस Q1, दूसरा है माइनस Q2, और ये इनसे गुजरने वाली लाइन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब हम बीच में नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे। मान लीजिए यहाँ कहीं रखा हमने Q0, तो देखो इस पर बल की दिशा नॉट पर 1 रिपेल करेगा, प्लस वाला माइनस वाला आकर्षित करेगा। तो ये संभावना है अब कि जब हम विपरीत आवेशों को मिलाने वाली लाइन के बाहर रखते हैं तो इन पर दिशा विपरीत हो जाती है। तो अगर ये कैंसिल कर दें दोनों तो Q0 संतुलन में हो सकता है। ठीक बात है। अब ये देखना होता है, यदि Q1 का परिमाण कम है माइनस Q2 से तो फिर Q1 के निकट रखा जाएगा, ध्यान रखना। और यदि Q2 कम होगा तो हम यहाँ रखेंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं, राइट। मान लो Q1 से दूरी x1 है, तो संतुलन के लिए आवश्यक है कि इन दोनों बलों के परिमाण भी बराबर होने चाहिए दिशा विपरीत होने के साथ साथ, है ना। तो परिमाण लिख लें, K Q1 Q0 बाई x1 स्क्वायर, और सेकंड से दूरी कितनी हो गई, R प्लस x1, है ना। ये काट दो जो कटता है, और बाकी वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ये कोई फिजिक्स नहीं है, कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ये रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं कि x1 ये आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, लेकिन यदि Q1 का परिमाण ज़्यादा हो तो फिर हमको आवेश रखना है परीक्षण आवेश को माइनस Q2 के निकट, यानी यहाँ कहीं। ठीक है, आप देखो बल की दिशा यहाँ भी विपरीत होगी, ये प्लस Q1 इसको रिपेल करेगा इधर, और माइनस वाला क्या करेगा, आकर्षित करेगा। दिशा विपरीत हो गई ना, तो कैंसिल कर सकते हैं। मान लो ये दूरी x2 है, राइट। तो दूसरे आवेश से दूरी ज्ञात करनी है। लिखने का तरीका समझ लो, फर्स्ट से नापा है विपरीत आवेशों के कारण, तो फर्स्ट को पहले लिखो, लेकिन नीचे माइनस करते हैं जैसे विपरीत आवेश आते हैं, हमेशा बड़े में से छोटे को। इस केस में Q2 का परिमाण ज़्यादा था। इस केस में जब हम बात करें Q1 ज़्यादा है तो नीचे Q1 में से माइनस करेंगे रूट में, ऐसे समझ में आ रहा है, तो x2 हो जाएगा। इन रिजल्ट को भी याद रखो जैसे हमने समझाया है। MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करके न्यूमेरिकल फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। फाइन, तो लेते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 9 माइक्रोकूलम और -100 माइक्रोकूलम के कारण पहले आवेश से क्यों, इसका परिमाण देखो इससे छोटा है ना, तो पहले आवेश के पास ही होगा। संतुलन की दूरी ज्ञात करना है, जबकि पृथक्करण मतलब बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। पहला 9, दूसरा -100, पहले के पास में रखा हमने। दिशाएं अनडाउटली विपरीत होगी,
परिमाण को हम बराबर कर देते हैं। x1 का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास में, जिसे नाप रहे हैं उसको पहले लिखते हैं, फिर बड़े में से छोटे को माइनस बीच की दूरी। अब मान रख लो q1 की जगह 9, q2 की जगह 100। अब देखो आराम से वर्गमूल निकल जाएगा, ये 3 हो गया, ये 10, 3/7 सेंटीमीटर का आंसर आ गया। क्लियर? जो कि 0.43 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, अर्थात 4.3 mm। फाइन। अभी तक हम बात कर रहे थे किसी आवेशित कण का संतुलन, अब बात कर रहे हैं आवेशों के निकाय, सिस्टम ऑफ चार्जेज के संतुलन की बात हो रही है। यदि किसी निकाय में प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नेट बल 0 हो तो निकाय साम्यावस्था में जाना जाता है। इस बात को समझते हैं क्वेश्चन लेके। मान लीजिए Q1 है, ये Q2, एक Q0 आवेश को बीच में रखा हमने। हमसे पूछा जा रहा है, इस बार ये नहीं बोला जा रहा है कि Q0 संतुलन में है कि नहीं, वो बात तो हो गई। अब बोल रहे हैं कि पूरा सिस्टम निकाय संतुलन में होना चाहिए। तो निकाय संतुलन में प्रत्येक आवेश पर नेट बल का मान कितना होना चाहिए? 0। ध्यान देना बात पे। तो प्रत्येक आवेश पर नेट बल का मान 0 होना चाहिए। तो हम Q0 पर ही संतुलन नहीं देखेंगे, Q1 भी संतुलन में होना चाहिए, Q2 भी, है ना। तो Q1 पे ले लिया। देखो Q1 को नॉट वाला प्रतिकर्षित करेगा और 2 वाला भी प्रतिकर्षित करेगा, तो इनका सदिश योग क्या होना चाहिए? 0। फाइन। ये परिमाण किसी तरीके से 0 हो जाए। F1 0, K Q1 Q0 बाई ये दूरी हमने x1 कह दी है, और ये दूरी कितनी है? r। क्लियर? काट लो जो कटता है। और x1 की वैल्यू रख दो ये। फिर आप इसको सॉल्व करो और चेक करो क्या ये सॉल्व करने पर ये आ रहा है। फाइन। लिखने का तरीका याद रखो, जब भी आपसे ये थर्ड आवेश पूछा जा रहा है, -Q1 Q2 नीचे वर्गमूल में √Q1 प्लस √Q2 का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। आपने सॉल्व करके देखा, नहीं देखा तो फिर कह रहे हैं आपसे पॉज करके और इसको सॉल्व करके देखो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q0 का मान ज्ञात कीजिए यदि आवेशों का निकाय संतुलन में है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे, एक 4 माइक्रोकूलम, एक 9 माइक्रोकूलम, और ये Q0 का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या था? -Q1 Q2 √Q1 प्लस √Q2 का स्क्वायर। मान रख दो 4 और 9, ये 36 हो गया, ये 23 हो गया। -36/25 माइक्रोकूलम, यानी कि माइनस का 1.44 माइक्रोकूलम। यूनिट तो वही रहेगी जो दे रखा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, Q0 का मान ज्ञात करो यदि ये ट्रायंगल के शीर्षों पर जो आवेश रखे हैं तथा केंद्र पर जो Q0 रखा है, तो ये संतुलन में हो। कब होगा? जब निकाय के प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नेट बल का मान 0 होगा, तो निकाय संतुलन में कहलाएगा। अब Q0 की बात नहीं करेंगे, सेंटर में तो सिमेट्री से वैसे दिख जाता है कि कैंसिल कर देते हैं अपन। इनके अलावा शीर्ष पर किसी आवेश को ले लेंगे। मान लीजिए ये ले लिया, देखो ये वाला इसको इधर K/Q² इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये भी इतने बल से, हाँ या ना। और सेंटर वाला KQ/Q0, और ये वाली जो सेंटर से दूरी होती है a/√3, ये भुजा है। ओके। ये दो ग्रीन लाइन से जो दिखाएं एक दूसरे से 60 डिग्री पर है, तो √3 गुना हो जाता है। तो अब इसके ऊपर नेट बल की दिशा ये समद्विभाजक के अनुदिश हो गए, और ये 2 बल लग रहे हैं, इनका योग 0 होना चाहिए। तो इनके योग को अपन 0 कर देते हैं। सॉल्व करें, KQ/A² कॉमन ले सकते हैं, तो देखो चेक करो ये बचेगा क्या? √3 ऊपर जाएगा तो 3 बन जाएगा। KQ/A² का भाग लगा दिया तो ये 0 में भाग लगा तो 0 बन गया। Q0 का मान चाहिए हमको, √3 Q को इधर ले गए, Q0 देखो 3 का भाग लगेगा तो नीचे √3 आ जाएगा, -Q/√3 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर -Q/√3 रखेंगे तो हर आवेश पर नेट बल का मान कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Q0 का मान ज्ञात कीजिए यदि आवेशों का निकाय संतुलन में, इस बार स्क्वायर है हमारे पास में, और स्क्वायर के हर एक चार्ज पर नेट बल कितना होना चाहिए? 0। यदि किसी निकाय में प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नेट बल 0 होता है, तो हम उस सिस्टम, उस निकाय
को संतुलन में मानते हैं। तो हम सेंटर वाले को नहीं ले रहे हैं, सेंटर वाले को तो वैसे दिखता है कि भाई कैंसिल कर देंगे, तो अपन किसी कॉर्नर पे रखे हुए आवेश को ले ले। ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर। इसी तरीके से देखिए ये वाला इधर, फाइन। सेंटर वाला, सेंटर से दूरी देखिए इसका विकर्ण कितना होता है √2a, √2a में 2 का भाग लगाओगे तो a/√2, सेंटर वाला इतने से। एक ये और रह रहा है आपका, है ना, के क्यू स्क्वायर √2a का स्क्वायर हो गया, फाइन। ये जो ग्रीन से दिखाए इनका परिणाम ही बीच में से जाएगा, समद्विभाजक से 90 डिग्री पर है तो √2 टाइम्स हो जाएगा। तो क्यू पर नेट बल एक ही दिशा में आ गया, इन तीनों का योग 0 होना चाहिए, हाँ या ना, क्लियर है। जो कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हो, के क्यू बाई स्क्वायर, यहाँ क्या बचा √2 यहाँ क्या बचेगा Q0/1/√2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा कैपिटल Q बटा √2 का स्क्वायर, राइट। सॉल्व करें, √2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा 2 बन गया, ये स्क्वायर 2 बन गया, के क्यू बाई स्क्वायर का भाग लगा दो दोनों तरफ, इधर भाग लगा दो कट गया, इधर 0 में भाग लगाया तो 0 बन गया, राइट। अपने को चाहिए Q0, तो बाकी चीज़ों को राइट साइड में ले जाओ, राइट, क्लियर है। यहाँ से देखिए हम इसमें मान लो अंदर 2/2, राइट, तो Q/2 कॉमन लेना आसान होगा, तो यहाँ 2√2 + 1 बचेगा, 2 का और भाग लग जाए तो Q0 का माना जाएगा, -Q/4 2√2 + 1, ये आपका आंसर होगा, क्लियर है ना, समझ में आया। अब हम जानना चाहेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अर्थात संतुलन के प्रकार। ये संतुलन कितने प्रकार के होते हैं। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी संतुलन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अस्थायी संतुलन जिसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, और तीसरा प्रकार होता है उदासीन संतुलन यानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, फाइन। अब एक एक संतुलन को हम क्वेश्चन लेकर डिस्कस करते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, ये सेटअप हमने पहले देखा है कि 2 समान आवेश हमें बिल्कुल सेंटर पे एक आवेश को रख देते हैं, तो समान परिमाण के 2 बल लगते हैं जिनकी दिशा विपरीत होती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और Q0 हमारा होता है संतुलन में। लेकिन अब हमें ये नहीं जाना ये संतुलन में है कि नहीं, हमें इसका प्रकार जानना है। प्रकार मतलब कि स्थायी संतुलन है, अस्थायी है, या उदासीन संतुलन, राइट। तो हम क्या करते हैं, अपनी जगह से थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बोला अक्षीय विस्थापन दीजिए, डिस्टर्ब करके देखो, पहले डिस्टर्ब करके देखना पड़ता है क्या संतुलन में है कि नहीं। अक्ष के अनुदिश हम थोड़ा बाईं और इसको शिफ्ट कर दें, राइट, कुछ ऐसा, ये थोड़ा सा बाईं और शिफ्ट कर दिया इसको, फाइन। तो ये डिस्टेंस रह गई r-x, x शिफ्ट किया है तो ये हो गया r+x, बस समझ में आ रही है, ओके। F0 का मान हो गया के क्यू Q0 r-x² होगा, और F02 का मान क्या हो जाएगा के Q0 r+x का स्क्वायर, क्लियर। अब आप देख सकते हो, देखिए ये दूरी कम है तो F01 ज़्यादा है, F01 ज़्यादा है, इसका मतलब जो नेट बल होगा परीक्षण आवेश पर वो दोबारा माध्यावस्था, ये कौन सी है माध्यावस्था, माध्यावस्था की तरफ होगा, तो Q0 उस नेट बल के कारण माध्यावस्था से गुजरेगा, है। तो जब परीक्षण आवेश Q0 माध्य स्थिति से दाईं ओर पहुंचेगा तो उस केस में क्या होगा, ये दूरी कम हो जाएगी, तो आपका F02 सेकंड के कारण जो बल है वो बढ़ जाएगा, तो उस बल के कारण इस आवेश में फिर धक्का लगेगा, दोबारा माध्यावस्था से गुजरेगा, तो परीक्षण आवेश Q0 माध्य स्थिति से होकर फिर से दाएं से बाएं की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है, कुछ ऐसा बार बार माध्यावस्था से गुजर रहा है, बात समझ में आ रही है। तो अगर ऐसा होता है, थोड़ा सा विस्थापन करने पर बार बार माध्यावस्था पर आना चाहता है, तो ये संतुलन क्या कहलाता है, स्थायी संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थायी संतुलन। तो Q0 किस संतुलन में है भाई, स्थायी संतुलन में है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब प्लस Q0 की जगह माइनस Q0 को रखेंगे, फिर देखते हैं अपन। फर्स्ट वाला आकर्षित करेगा, सेकंड वाला भी आकर्षित, परिमाण बराबर होंगे, दिशा विपरीत है, दोबारा से संतुलन में तो है। प्रकार जानना है, प्रकार कैसे जानते हैं, थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, थोड़ा बाईं और थोड़ा सा विस्थापित करें अपन इसको, ये विस्थापित कर दिया थोड़ा सा, आप देख सकते हैं ये दूरी कम हो गई है, ये दूरी कम हो गई है,
तो ये जो बल है आपका F01 बढ़ जाएगा, अभी क्वेश्चन में देखा था हमने, बढ़ गया तो नॉट 1 बढ़ गया भैया, तो ये माध्यावस्था से परे दूर की तरफ नेट बल लगेगा जो माध्यावस्था से नहीं गुजरने देगा। तो परिणामी बल माध्यावस्था से परे, माध्यावस्था ये है, इससे इधर है, परे है, दूर की तरफ है ना। तो परीक्षण आवेश Q नॉट माध्य स्थिति से नहीं गुजरेगा, तो परीक्षण आवेश अस्थायी संतुलन में था, ये मतलब हो गया। आगे समझना, निरक्षीय विस्थापन के लिए -Q नॉट के संतुलन का प्रकार ज्ञात करो। -Q नॉट को बीच में रखा हुआ है, हाँ दिशाएं विपरीत है, परिमाण बराबर होगा प्रारंभ में माध्यावस्था पर, तो नेट बल 0 होगा और -Q नॉट संतुलन में है। लेकिन हमें प्रकार जानना है, निरक्ष मतलब अक्ष के लंबवत, राइट। अब हम क्या करते हैं, निरक्ष के अनुदेश ऊपर की ओर थोड़ा विस्थापित कर दें, इसको थोड़ा सा ऊपर या विस्थापित कर दें इसको, तो ये +Q वाला इधर आकर्षित करेगा, ये इसको इधर आकर्षित करेगा। आगे बात समझ में। अब परीक्षण आवेशों पर परिणामी बल -Q नॉट पर माध्य स्थिति की ओर ही होगा। आप देखो इनका रिजल्टेंट माध्यावस्था की तरफ होगा, है ना, संधिभाजक से जाएगा इसलिए। तो इस नेट बल के कारण -Q नॉट जो है माध्यावस्था से होकर गुजरेगा, इधर आएगा नीचे की तरफ, है ना, लेकिन रुकेगा नहीं अपनी गतिज ऊर्जा के कारण, नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, दोबारा से ये इसको आकर्षित करने लगेंगे ऐसे, नेट बल ऊपर की तरफ फिर माध्यावस्था की तरफ हो जाएगा। सहमत है कि नहीं। तो परीक्षण आवेश -Q नॉट फिर से माध्यावस्था से गुजर रहा है, तो आपने देखा बार बार माध्यावस्था से होकर गुजर रहा है ये, तो हाँ या ना, राइट। तो कण जो कि साम्यावस्था में है, विस्थापित करने पर बार बार माध्यावस्था से गुजरे तो किस में कहलाता है, फिर वो स्थायी संतुलन में कहलाता है। इसका मतलब ये -Q नॉट किस में था, स्थायी संतुलन में था। सहमत है। एक और लेते हैं इसको, निरक्षीय विस्थापन के लिए +Q नॉट पर संतुलन का प्रकार जानना है। ये +Q नॉट है हमारा, बल का परिमाण बराबर है F01 और F02 का, दिशा विपरीत, तो संतुलन में तो है, लेकिन इसको निरक्ष के अनुदेश विस्थापित करना है। तो चलो ऊपर की तरफ विस्थापित कर दिया थोड़ा सा, राइट। तो आप देखो इस बार प्लस वाला है, ये तो प्रतिकर्षित करेगा, ये प्लस वाला इधर। तो इनके रिजल्टेंट की बात करेंगे तो ये तो बीच में से जाएगा, ऐसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होगा, माध्यावस्था से परे हो गया ये, तो इसको दूर ले जाने का काम कर रहा है। तो ये आपका Q नॉट दोबारा से नहीं आएगा, माध्यावस्था की तरफ नहीं आएगा, तो इसका मतलब कैसा संतुलन था, ये अस्थायी संतुलन था। बात समझ में आ रही है। अब इंपॉर्टेंट अर्नशॉ थ्योरम, अर्नशॉ का प्रमेय। अर्नशॉ क्या कहते हैं कि अकेले कूलाम बलों के कारण आवेशित कणों का संतुलन कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, हमने आवेशों की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, आप रेफर कर सकते हैं सेकंड लेक्चर के अंदर, कि यदि किसी पर आवेश है तो उस पर द्रव्यमान तो होगा ही होगा, द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। तो अभी जब हम संतुलन की बात कर रहे थे तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात नहीं कर रहे थे, है ना। तो वो सारे संतुलन उन्हीं स्थिति में वैलिड है जब हम बाकी बलों की उपेक्षा करें, उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, अन्यथा अन्य बलों का भी उपयोग करना पड़ेगा, ये अर्नशॉ कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहलाता है, केवल अर्नशॉ का प्रमेय, बस ये कथन याद रखें। फाइन। नेक्स्ट टर्म पर हम ये फर्स्ट अध्याय में अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था 1.1 से 1.4 तक, इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से था। सेकंड लिया था हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और इसमें चार्ज डेंसिटी देखा था। आज हमने लिया है कूलम का नियम और उसमें 4 आर्टिकल्स देखे हैं, लेक्चर 3। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम विद्युत क्षेत्र डिस्कस करेंगे, जिसे लेक्चर 4 कहेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 4 विद्युत क्षेत्र में। थैंक यू।